सभी को नमस्कार, सुप्रभात। कक्षा 12 के सभी भैया बहनों, अभिभावकों, विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का सत्र 2021-22 की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य विषय के अंतर्गत कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। सत्र 2021-22 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित किया गया है। इस सत्र में कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की कक्षा में 3 पुस्तकें सम्मिलित की गई हैं। पहली पुस्तक आरोह भाग 2, उसके साथ उसकी पूरक किताबें वितांत भाग 2 और रचना और अभिव्यक्ति के लिए एक तीसरी पुस्तक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। अभिव्यक्ति एवं माध्यम इस पुस्तक के अंदर कुछ 11वीं कक्षा में था। इससे आगे हमारी 12वीं कक्षा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रकरण है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है विविध या विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न प्रकार के जो माध्यम होते हैं, अब माध्यम का मतलब माध्यम वह होता है जिस साधन से हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और इन विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन कार्य किया जाता है, वो लेखन कार्य कैसे किया जाता है, उस लेखन कार्य की प्रक्रिया कैसी है, वह लेखन कार्य पाठकों तक कैसे पहुंचाया जाता है, पाठकों तक कैसे पहुंचता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है जन संचार के विविध माध्यम। अब इसमें आप देखेंगे तो एक शब्द है संचार। संचार शब्द का अर्थ होता है संचरण करना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, गति करना। अब गति कैसे होती है? गति किसकी होती है? गति अपने विचारों की होती है, हमारी बात की होती है, हमारी अभिव्यक्ति जो है वह लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसको हम कहते हैं संचार। अब जब बहुत सारे लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाती हैं तो उसको हम कहते हैं जन संचार। अब इस जन संचार के जो विविध प्रकार के माध्यम होते हैं, इन विविध प्रकार के माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। विविध प्रकार के जो जन संचार के माध्यम होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम जिसको छापा जाता है। दूसरा आता है रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत आता है जिसके लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले इन चारों में से यानी प्रिंट मीडिया ये बहुत ही पुराना माध्यम है, सबसे पहले इसी का प्रयोग किया गया। उसके बाद में रेडियो, टेलीविज़न और वर्तमान समय में इंटरनेट का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले हम बात करें प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया का परिचय क्या है? सामान्य परिचय हम इसमें देखेंगे, मुद्रित माध्यमों का सामान्य परिचय। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत क्या आते हैं? तो मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार आते हैं। जितने भी प्रकार के भारत में या पूरे संसार में जो अखबार छपते हैं वो अखबार आते हैं। फिर पत्र पत्रिकाएँ आती हैं। कुछ पत्रिकाएँ सप्ताह में छपती हैं, कोई पाक्षिक होती हैं, कुछ मासिक होती हैं और कुछ पत्रिकाएँ जो है वो प्रतिदिन भी छपती हैं। और पुस्तकें जिनका हम अध्ययन करते हैं, तो अखबार, पत्र पत्रिकाएँ और पुस्तकें ये सारी की सारी मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं, यानी ये सारे साधन मुद्रित माध्यम साधन कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले मुद्रित माध्यमों का परिचय पढ़ें और इनकी कुछ सामान्य बातें पढ़ें तो हम देखेंगे कि आधुनिक माध्यम यानी आधुनिक समय में जितने भी माध्यम हैं, जैसे भले अखबार हो, पत्र पत्रिकाएँ हो या पुस्तकें हो, इन सब में यह सबसे पुराना माध्यम है। प्राचीन समय में लोग मौखिक तौर पर भाषणों के माध्यम से एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते थे, लेकिन बाद में जब छपाई की शुरुआत हुई तो उसके बाद में यह माध्यम प्रचलित हुआ। तो आधुनिक माध्यमों के अंतर्गत सबसे पुराना माध्यम जो है वो ये प्रिंट मीडिया का है या मुद्रित माध्यम है। ये सबसे प्राचीन माध्यम है जिसका उपयोग सभी लोग करते आए हैं। दूसरी इसकी बात करें तो आधुनिक युग की शुरुआत जो है, आधुनिक युग की शुरुआत छपाई के आविष्कार के साथ में ही शुरुआत हुई। यानी जब इस दुनिया में छपाई की शुरुआत हुई, प्रिंट होने लगे अपने विचार या कोई भी बात जब प्रिंट होने लगी, पुस्तकें वगैरह, तो छपाई के आविष्कार के साथ ही आधुनिक युग की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। अब आधुनिक युग की शुरुआत छपाई के साथ में हो गई तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए या ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मुद्रण की शुरुआत यानी प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई। प्रिंटिंग की शुरुआत कहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो चीन से हुई, यानी मुद्रण का सर्वप्रथम आविष्कार जो है या यूँ कहें कि इसकी शुरुआत है
वो चीन से हुई थी, क्योंकि कागज़ का आविष्कार भी चीन में हुआ। कागज़ का आविष्कार वो भी किस में हुआ था? चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ, इस कारण से ही मुद्रण की शुरुआत जो है वो चीन से हुई। आधुनिक छापाखाना, यानी हम जो वर्तमान समय में जो प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं, जो छापाखाना देखते हैं, उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है जर्मनी के, यानी जर्मनी जो देश है उस जर्मनी देश के एक व्यक्ति जिसका नाम है गुटेनबर्ग। तो जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने इस आधुनिक छापाखाना की शुरुआत की थी या आविष्कार किया था। उसके बाद में यानी चीन से शुरुआत हुई, चीन से बढ़ते बढ़ते यह यूरोप में गई। यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, जिसको हम रेनेसा कहते हैं, उस पुनर्जागरण का मुख्य कारण ये छापाखाना ही था। छापाखाना की वजह से ही वहाँ पुनर्जागरण जो है वो बहुत मात्रा में या विस्तृत रूप से फैला। तो चीन से शुरुआत हुई और आधुनिक छापेखाने का आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति को जाता है। उसके बाद में शुरुआत भारत में भी हुई। भारत में भी इस प्रकार के छापेखाने की शुरुआत हुई। भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में इसकी शुरुआत हुई थी। 1556 ईस्वी में गोवा में इस छापाखाना की शुरुआत हुई थी और भारत में 1556 में गोवा में छापाखाना की शुरुआत करने वाले थे मिशनरी, यानी मिशनरियों द्वारा भारत में यह छापाखाना जो है वो शुरू किया गया। मिशनरी कौन? तो ईसाई मिशनरी थे। ईसाई मिशनरियाँ भारत में आई उस समय और भारत में वे लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, यानी धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो धर्म का प्रचार करने के लिए धार्मिक पुस्तकें छापी जाती थी। उन धार्मिक पुस्तकों की छपाई, धार्मिक पुस्तकें जो है वो यहाँ छापी जाती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये जो सामान्य परिचय है वो इस प्रकार से ये हमारा सामान्य परिचय है। तो ये सामान्य परिचय है। उसके बाद में भारत में कई प्रकार के छापाखानों के आविष्कार किया। कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने भी भारत में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद में मुंबई में, कलकत्ता में और भी कई प्रकार की प्रेस जो है वो लगाई गई और उनका आविष्कार या उनका विकास जो है वो धीरे धीरे भारत में भी होता गया। अब हम जब भी किसी संचार माध्यम के बारे में पढ़ते हैं तो उन संचार माध्यमों के अंतर्गत कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ विशेषताएं भी होती हैं और उन माध्यमों की कुछ कमियां भी होती हैं। तो हम सबसे पहले मुद्रित माध्यम के बारे में, यानी प्रिंट या ये जो मुद्रित माध्यम है, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं। मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं वो जो हैं हम पढ़ेंगे। मुद्रित माध्यमों की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहली और प्रमुख विशेषता ये होती है कि छपा हुआ स्थायी होता है। छपा हुआ स्थायी होता है। अगर कोई भी एक बार चीज़ छप जाती है, कोई लिखी हुई बात, कोई विचार या कोई अभिव्यक्ति कहीं छप जाती है तो वह स्थायी होती है और वह हमेशा हमारे पास उसको हम संभाल के रख सकते हैं। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि प्राचीन समय में, पहले आज़ादी के समय और उससे पहले लोग पत्र लिखते थे। आज भी बहुत सारे लोगों के पत्र जो हैं वो लोगों ने सुरक्षित रखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करके अपनी दीवारों में भी लगाए हुए हैं। जैसे गांधी जी के पत्र हैं या सावरकर जी के पत्र हैं या स्वामी विवेकानंद जी ने जो पत्र लिखे, उन सारे पत्रों को कई लोगों ने संभाल के रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? छपा हुआ जो है वो स्थायी होता है, जिसको हम बाद में कई वर्षों के बाद, कई समय के बाद, पीढ़ियों के बाद, युगों के बाद भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इसमें अगर बात आती है तो ये जो छपे हुए चीज़ें हैं इनको हम संदर्भ के रूप में प्रयोग करते हैं। संदर्भ के रूप में प्रयोग। संदर्भ के रूप में प्रयोग से क्या तात्पर्य?
तो संदर्भ के रूप में प्रयोग से तात्पर्य है कि कोई छपी हुई चीज़ जिसे हमने स्थायी तौर पर हमारे पास संभाल के रखा है, तो उस संभाली हुई वस्तु को कहीं ना कहीं प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि छपी हुई चीज़ स्थायी होती है, वह संदर्भ के रूप में होती है और प्रमाण के रूप में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सामान्य सी बात में कहूँ तो अदालत में भी इसको प्रमाण के रूप में प्रूफ के तौर पर हम पेश कर सकते हैं, इसलिए इसकी एक बहुत ही प्रमुख और ख़ास विशेषता मानी गई है। फिर आता है इसमें आगे विशेषता आती है रुचि के अनुसार पढ़ना। रुचि के अनुसार पढ़ना, जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होती है वह उस सामग्री को पढ़ने के लिए या अध्ययन के लिए प्रयोग में ले सकता है। जैसे अखबार को देखें तो उस अखबार में कई प्रकार की जानकारियाँ होती हैं, लेकिन मान लो एक व्यक्ति जो खेल से संबंधित रुचि रखता है तो वह उस अखबार में सबसे पहले खेल का प्रश्न निकालेगा। ऐसा नहीं कि उसको कंटिन्यू पढ़ना है, नहीं, लगातार वह नहीं देखेगा, सबसे पहले वह खेल की न्यूज़ निकालेगा और खेल की खबर को वह पढ़ेगा। खेल से संबंधित जो लेख छपे हुए हैं उनको वह पहले पढ़ेगा। मान लो कोई व्यापारी है तो व्यापार से संबंधित बातों को, भाव जितने होते हैं जैसे अनाज है या बहुत सारी जो व्यापारिक चीज़ें हैं उनके भाव के बारे में वह पढ़ेगा। कोई राजनीतिक रुचि रखता है तो सबसे पहले वह राजनीतिक खबरों को पहले पढ़ेगा। तो इसकी विशेषता के अंतर्गत कि वह रुचि के अनुसार पढ़ सकता है। फिर उसकी महत्वपूर्ण आगे विशेषता है गति के अनुसार पढ़ना। गति के अनुसार पढ़ना, गति से क्या तात्पर्य? इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और उन सब की जो मानसिक स्थिति होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही तुरंत अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तुरंत अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो जब तुरंत अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते तो जो तेज दिमाग वाला होता है वह तो तुरंत अर्थ ग्रहण कर लेता है, लेकिन जिसकी गति कम है वह धीरे धीरे भी पढ़ सकता है। तो इसमें दोनों तरह के लोगों के लिए यह फायदेमंद रहती है। जो ज़्यादा गति से पढ़ सकता है वो ज़्यादा गति से पढ़ सकता है और अर्थ ग्रहण कर सकता है, और जो व्यक्ति गति के अनुसार न पढ़कर धीरे धीरे पढ़ना चाहे तब भी पढ़ सकता है। फिर उसमें विशेषता आती है समय के अनुसार पढ़ना। समय के अनुसार पढ़ने से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जिसे सुबह समय मिलता है तो वह प्रातः अखबार या कोई चीज़ जो है वो पढ़ सकता है, कोई पुस्तक या पत्र पत्रिका पढ़ सकता है। किसी को सुबह समय नहीं मिलता तो वो दोपहर को पढ़ सकता है, किसी को दोपहर में सुबह भी समय नहीं मिलता तो वो रात्रि काल में भी पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से यह इसकी विशेषताएँ होती हैं, तो यह सभी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आगे इसकी विशेषता है बार बार पढ़ना। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत यानी मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्र पत्रिका, ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा हो उतनी बार उसको आप देख सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की ये विशेषता जो है वो होती है। फिर आगे विशेषता है इसके अंतर्गत, मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेता हूँ। आगे जो इसके अंतर्गत जो विशेषता आती है, पढ़ते समय चिंतन करना। पढ़ते समय चिंतन कर सकते हैं, यानी कि कोई विचार चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो पढ़ते पढ़ते हम उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, हम उसके बारे में मनन कर सकते हैं, उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं, और विचार करने के साथ ही हम उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। यानी पढ़ते समय चिंतन करना, उसके बारे में विचार करना और उस पूरी के पूरे तथ्य, उस पूरी घटना, पूरे उस लेख का विश्लेषण भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इसमें भाषा, वर्तनी एवं व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। व्याकरण का भी हमें उचित रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि हम भाषा से संबंधित, वर्तनी से संबंधित या व्याकरण से संबंधित बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जो बात बताना चाह रहे हैं वह उसी रूप में लोगों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए भाषा,
मान लो कोई ऐसी भाषा जिसमें लोगों को समझ में नहीं आए या कठिन भाषा हो तो वह लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए सामान्य भाषा, जन भाषा का प्रयोग उसमें करना चाहिए। वर्तनी गलत होते ही अर्थ बदल जाते हैं और व्याकरण से भी अर्थ बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये मुद्रित माध्यमों की कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा और रह गया है कि मुद्रित माध्यमों की जिस प्रकार से कुछ विशेषताएं होती हैं वैसे ही मुद्रित माध्यमों की कुछ कमियां भी हैं, मुद्रित माध्यमों की कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो हम पढ़ेंगे मुद्रित माध्यमों की कुछ सीमाएं। मुद्रित माध्यमों की कमियां, मुद्रित माध्यमों की कमियों के अंतर्गत हम देखते हैं तो सबसे पहली कमी यह है कि निरक्षरों के लिए अनुपयोगी, निरक्षरों के लिए अनुपयोगी। वे लोग जो निरक्षर हैं उनके लिए मुद्रित माध्यम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? कारण ये कि जो छपा हुआ है वह उन्हें पढ़ना नहीं आता है, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है। उनके लिए तो केवल क्या है कि अगर कोई चित्र है तो वह थोड़ा उन चित्रों को समझ सकता है, परंतु लिखा हुआ जो है वह बिल्कुल समझ नहीं पाता। तो ये उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कमी है कि निरक्षरों के लिए ये उपयोगी नहीं है। आगे देखें तो समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। समय सीमा, जिसको हम कह सकते हैं डेडलाइन, सभी प्रकार के मुद्रित माध्यमों में समय सीमा का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि मान लो कोई खबर ऐसी है जो 10 दिन पहले घटित हुई, लोगों को उसकी जानकारी है लेकिन उस मुद्रित माध्यम में वह आई नहीं। 10 दिन बाद अगर उस घटना को किसी मुद्रित माध्यम में, अखबार या किसी पत्र पत्रिका में शामिल करेंगे तो वह लोगों के कोई काम की नहीं रहेगी, लोगों में उसकी रुचि नहीं रहेगी। जब लोगों में उसकी रुचि नहीं रहेगी तो वह खबर जो है वो कोई काम की नहीं रह पाएगी, वह लेख कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए कई बार तो ये होता है कि जो लेख छप रहा है अगर वह समय सीमा के अंतर्गत नहीं आता है तब संपादक जो है या प्रकाशक जो है वह उसे अपनी उस साधन में सम्मिलित नहीं कर पाता है। फिर आगे देखें इसकी कमियों के अंतर्गत तो जगह की कमी, जगह की सीमा, जिसको हम कह सकते हैं स्पेस की सीमा। सभी प्रकार के मुद्रित माध्यमों में अपना एक स्थान होता है। सभी प्रकार के मुद्रित माध्यमों में एक प्रकार का भाग जो होता है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी एक सीमा है। जैसे अखबार को अगर लें तो अखबार में हम कह सकते हैं कि 5, 7, 10 पृष्ठ होते हैं, उनके अलावा उसमें नहीं ले सकते। और उन्हीं पृष्ठों के अंतर्गत सभी प्रकार के समाचार भी लिखने हैं, सभी प्रकार के आलेख भी लिखने हैं, सभी प्रकार के फीचर भी लिखने हैं और सभी प्रकार की वे सारी जानकारियाँ जो एक संपादक, एक प्रकाशक उसमें शामिल करना चाहता है, वे सारी की सारी चीज़ें उसे वहाँ सम्मिलित करनी पड़ती हैं। इसलिए जगह का ध्यान रखना पड़ता है। मान लो किसी व्यक्ति को लिखने के लिए कहा कि आपको इसमें 250 शब्दों का एक फीचर लिखना है, तो 250 शब्दों का ही फीचर वह लिखेगा। अगर 250 शब्दों से ज़्यादा का वह फीचर लिखेगा तो सीधी सी बात है जगह कम पड़ेगी और दूसरे लेख जिनको वहाँ लिखना चाहिए वो वहाँ नहीं लिख पाएंगे, वहाँ वह नहीं आएंगे। इसलिए जगह का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हमने आगे पढ़ाई था और वो ये था कि पाठक की रुचि, पाठक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जिस पत्र पत्रिका या अखबार या पुस्तक में जो लेख छप रहा है उसमें उस पाठक की कोई रुचि नहीं है, मान लो उस पाठक के संबंध में कोई लिखा हुआ नहीं है, उस पाठक की स्थानीय खबर नहीं है या जिस व्यक्ति की जैसी रुचि है वैसा लेख नहीं है,
तो उस व्यक्ति को उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी, उस स्थिति में उस मुद्रित माध्यम का कोई महत्व नहीं रह सकता। इसलिए ये इसकी कमी है। अगर मान लो उसकी रुचि का वह नहीं हुआ तो वह उसके लिए महत्व नहीं देगा। इसलिए पाठक की रुचि के अनुसार वह लेख या जो खबर है वह होनी चाहिए। फिर महत्वपूर्ण वही चीज़ जो अगर अपन ने पढ़ी थी कि भाषा, व्याकरण या वर्तनी, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। अगर भाषा, व्याकरण और वर्तनी से संबंधित ध्यान नहीं रखा गया है तो वह सही तरह से महत्वपूर्ण बात नहीं बनेगी। एक और उसमें खास कमी है कि भाषा, व्याकरण जिसको हम कह सकते हैं कि इसका ध्यान रखना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको हम कह सकते हैं वो है कि त्रुटि सुधार। अगर मान लो किसी प्रकार की गलती रह जाती है, गलतियाँ, अशुद्धियाँ, गलतियों एवं अशुद्धियों का तुरंत सुधार नहीं। मान लो कोई भी लेख लिखते हैं और ठेठ संपादन तक और संपादन के बाद प्रकाशन तक अगर किसी प्रकार की गलतियां रह जाती हैं या कोई अशुद्धियां रह सकती हैं, तो एक बार अशुद्धि या गलती छप गई तो वह तुरंत सुधार नहीं हो सकता है। तो त्रुटियों का उसमें सुधार तुरंत नहीं हो सकता। उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब अगला अंक छपेगा तब जाकर के उस त्रुटि या उस गलती, अशुद्धि को सुधार किया जा सकता है। तो प्रिंट मीडिया में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये सारी की सारी कमियों के अंतर्गत आता है। अब अगर देखें, थोड़ा सा और रह गया है, अंतिम टॉपिक ये है कि ये जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं, इन सभी जनसंचार के माध्यम हम चूँकि लिख रहे क्या कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो लेखन कार्य करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मुद्रित माध्यमों के लिए जो भी लेख लिखा जा रहा है या जो भी लिखे जा रहे हैं उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मुद्रित माध्यमों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, मुद्रित माध्यमों के लिए ध्यान रखने की बातें, यानी किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। मुद्रित माध्यमों के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुद्रित माध्यमों का लेखन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ध्यान है वो है कि भाषा, व्याकरण और वर्तनी का ध्यान रखना। भाषा का ध्यान रखना है, जन रुचि की भाषा होनी चाहिए, लोगों के नज़दीक की भाषा होनी चाहिए, लोगों की अपनी भाषा होनी चाहिए। तो लोगों की भाषा का ध्यान रखना, व्याकरण का ध्यान रखना और वर्तनी का ध्यान रखना। अन्यथा हमने पहले कमी के अंतर्गत पढ़ा था, कुछ ध्यान रखने वाली बात में पढ़ा था कि अशुद्धि आ गई व्याकरण की या वर्तनी की अशुद्धि आ गई तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जगह और समय सीमा का ध्यान रखना, समय सीमा के अनुशासन का पालन करना, अनुशासन का पालन करना। हमने पहले पढ़ा है स्पेस की इसमें कमी होती है, स्पेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सभी खबरों को उसमें शामिल करना है, सभी प्रकार के तथ्य, आलेख और लेख जो हैं वो छपने चाहिए, इसलिए जगह का ध्यान रखना और डेडलाइन जिसको समय सीमा कहते हैं उसका अनुशासन रखना भी इसमें ज़रूरी है। और एक बात जिसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा है और वो है कि जितने भी प्रकार के लेख लिखे जाते हैं उन सभी प्रकार के लेख में सहज प्रवाह होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें लगातार रहने का भाव अगर नहीं है तो वह पाठक तक सही तरह से नहीं पहुंच पाएगा, पाठक सही तरह से उसको समझने में असमर्थ रहेगा। इसलिए सहज प्रवाह होना चाहिए, यानी अगर कोई लेख लिखा जा रहा है या कोई बात लिखी जा रही है, कोई अभिव्यक्ति की जा रही है तो उसमें एक प्रकार की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, लगातार चलना चाहिए। जैसे उदाहरण दें कि हम किसी वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं
तो तने का वर्णन किया, तने का वर्णन करने के बाद सीधा अगर आप फल पर पहुंच जाए तो जो बीच में चीज़ें हैं वो रह जाएगी। इसलिए पहले जड़ का, फिर तने का, फिर उसके ऊपर डालियों का, फिर पत्तियों का, फिर फूल और फल, इस प्रकार से इसका वर्णन करना चाहिए। ऐसे ही कोई बात अगर जब लोगों तक पहुंचाई जाती है तो उसमें सहज प्रवाह का होना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी का रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि विभिन्न माध्यमों के लिए किस प्रकार से लेखन लिखा जाए, उसमें मुद्रित माध्यम के बारे में पढ़ा है। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा, मुद्रित माध्यमों का परिचय हमने पढ़ा, मुद्रित माध्यमों की कौन कौन सी कमियां रह जाती हैं उन कमियों के बारे में पढ़ा, और मुद्रित माध्यमों में लेखन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। धन्यवाद।